ठीक है, तो हम लोग थे यहाँ पर मेगा स्पोरोजेनेसिस के लिए। और उसमें ये हो चुका था कि वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस acts as a megaspore mother cell and enlarges its size by accumulating साइटोप्लाज्म। तो साइज में बड़ा हो गया और ये सराउंडेड है ढेर सारे न्यूसेलस के सेल्स से। ठीक है, दिस वन। अब क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा। तो मियोसिस 1 और 2 होगा। ठीक है, और चार डॉटर सेल्स बनेंगे। फोर डॉटर सेल्स, जिसमें से ओनली वन सर्वाइव्स। और इन सब का स्टेटस क्या है? न्यूक्लियस सबका हैप्लॉइड, न्यूक्लियस सभी का हैप्लॉइड, और ये है डिप्लॉइड न्यूक्लियस वाला। ओनली वन सर्वाइव्स, और ये रहा वो। ठीक है, इसको हम लोग थर्ड स्टेज मान लेते हैं। मियोसिस किया, मियोसिस करने के बाद चार डॉटर सेल्स तैयार किए। चार डॉटर सेल्स में से एक ही सेल सरवाइव कर रहा है। अब क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है, इट्स न्यूक्लियस टेक्स अप फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और माइटोसिस। क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि एक बार जो सेल मियोसिस टेकअप कर लेता है, फिर वो उसके डॉटर सेल्स मियोसिस नहीं कर सकते। तो अगर आगे उसको डिवीजन करना भी है, इट विल बी माइटोसिस। तो ये माइटोसिस की तरह अपने मतलब माइटोसिस टेकअप करता है, लेकिन फ्री न्यूक्लियर कहने का मतलब है ये अपना न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता, यानी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता आफ्टर डिवीजन। और ये बनेगा दो डॉटर न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। ऐसे दो डॉटर न्यूक्लियाई बने। रादर हम इनको दिखाएं नजदीक में है। ठीक है, दो डॉटर न्यूक्लियस बने। ये अभी भी हैप्लॉइड ही रहेगा, क्योंकि माइटोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर में तो बदलाव आता नहीं है। इसके बाद क्या होगा, द डॉटर न्यूक्लियाई मूव अवे फ्रॉम ईच अदर towards opposite ends, विपरीत दिशा की ओर चल देगा। जैसे ये है तो इसके नजदीक ये एंड पड़ रहा है, ये है तो इसका नजदीक ये एंड पड़ रहा है, तो इस तरफ चल देगा। ठीक है, अब ये मूवमेंट इसमें पॉसिबल क्यों हो रहा है बता पाइएगा? इसलिए पॉसिबल हो रहा है कि यहां है सेल वॉल और ये एंटायरली प्रेजेंट है किसमें? तो साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसीलिए इसमें मूवमेंट अभी पॉसिबल है।
तो दिखाई कैसा पड़ेगा? दिस इज द सेम सेल. नाउ वन न्यूक्लियस इज एट दिस एंड, अनदर न्यूक्लियस इज एट दिस एंड. ठीक है, याद रखिए. अभी कितनी दफा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ? वन टाइम. ठीक है, काउंट करना जरूरी है. इसके बाद क्या होगा? फिर एक बार अगेन वन टाइम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. तो इससे दो और इससे दो डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे, है ना? ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन. जितना हो सके आप डायग्राम में इसको एक्सप्लेनेटरी बनाइए. इससे क्या होगा? आपको लिखना कम पड़ेगा और आप अपने आप को ज्यादा बेटर समझा पाएंगे शॉर्ट में, है ना? इसके बाद वन टाइम मोर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. अब ये 4 से कितने हो जाएंगे टोटल? 8 न्यूक्लियस. तो अगर काउंट करें कितना बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ? वन वन वन, ऑल टुगेदर 3 टाइम्स. तो यहां से लेके यहां तक आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बाय माइटोसिस. ये पूरे स्टेप्स क्या हैं? 3 टाइम्स फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बाय माइटोसिस. अब क्या होगा? द cell wall starts to arrive around nuclei except for 2. सिर्फ 2 न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी 6 के अपने अपने सेल वॉल उन्हें मिलेंगे. और देखिए तो इस एंड के तरफ 3 है तो 3 सेल वॉल के साथ ये सेल्स ऐसे दिखेंगे. ठीक है, और इधर 3 है तो अपने अपने सेल वॉल के साथ इधर के सेल्स ऐसे दिखेंगे और बीच में 2 रह जाएंगे. ये हो गए पोलर न्यूक्लियाई. ये हो गए एंटीपोडल सेल्स. ये दोनों हो गए सिनर्जिड्स. और ये हो गया एक सेल, और ये एक सेल ही है फीमेल गैमेट. और ये जो है दिस इज सेंट्रल सेल और एम्ब्रायो सैक और ओव्यूल. इस तरफ का जो एंड, हम लोग एंड्स भी डिस्कस किए थे ना, ओव्यूल का स्ट्रक्चर जब देखे थे तो देखे थे फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ रहता है. हाइलम वो पोजीशन है जहां पे आके फ्यूनिकल इस ओव्यूल के साथ मर्ज करता है ना, एडजस्ट होता है. और ये घिरा हुआ रहता है किससे? प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं इंटिगुमेंट्स. और एक ऐसा एंड होता है जहां पे इंटिगुमेंट डिसकंटिन्यूड रहता है और उस एरिया को कहते हैं हम लोग माइक्रोपाइलर एंड. और इसके ऑपोजिट एंड को नाम दिया जाता है चलाजा एंड, है ना? तो माइक्रोपाइलर एंड ही वो एंड होगा जिस तरफ आपका इस ओव्यूल में एक सेल नजर आएगा. तो ये होगा
माइक्रो पाइलर एंड, और ये हो जाएगा चलाजा एंड। ये पूरा फिगर है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस in angiospermic plant. मेगास्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यहां तक नोट कीजिए। सो ये था मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम लोग को आगे काम देगा। हो गया, इधर देख सकते हैं। अब पहला इंपॉर्टेंट, इसमें हम लोग लिखते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन। पहला इंफॉर्मेशन है द सेंट्रल सेल ये this entire thing, central cell is in 7-celled stage and is having 8 nuclei। इस बारे में पहले भी हम लोग पढ़े हैं, किस समय पे बताइए तो, जब हम लोग प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे एंजियोस्पर्म वाले में। अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिल रहा है कि ऐसा ये कैसे अचीव किया। देखिए तो ये अकेला सेल है ना, और इस सेल के अंदर ये सेल कितने सेल से मिलकर बना है? 3 अंदर है इसके साइटोप्लाज्म में, चला जाए एंड की तरफ, 3 इसके पास है टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। टोटल कितना हो गया? 6, और खुद 1 हो गया 7, तो 7 सेल स्टेज है। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ 2, 3 3 6 2 8, ये है ना। ये अकेला एक ऐसा सेल है जो 7 सेल स्टेज में है एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नंबर 2, द एक सेल जो कि फीमेल गैमेट है is supported by 2 surrounding cell synergids। और है क्या? These synergids stay upon some soft
tissue combinedly forming a structure called filiform apparatus. ऐसा रहता है. ये एक सेल, ये हो गए सिनर्जिड्स, ये हो गया सॉफ्ट टिश्यू, यहां से यहां तक फिलिफॉर्म apparatus. ये दो पोलर न्यूक्लियाई और ये तीन एंटीपोडल सेल्स. ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट रहता है. नंबर 3, the all of the cells in embryo sac are haploid. ये सभी हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. नंबर 4, these cells are nourished. nourished मतलब न्यूट्रिशन इन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है. these cells are nourished by the cells of nucellus, और इसीलिए न्यूसेलस इन्हें घेर के रखते हैं. यहां तक नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. तो ये जो फीमेल गैमेटोजेनेसिस था, या दूसरा इसलिए नाम हम लोग देते हैं जो, या फिर कहें मेगास्पोरोजेनेसिस, ये थे स्टेजेस ड्यूरिंग द प्री फर्टिलाइजेशन फेज. है ना, इधर मिटा दें, ये तो हो गया. तो गैमेटोजेनेसिस के बाद अब है फ्लावर का स्टेट डिसाइड करना. क्या ये मैच्योर कर गया? तो बिल्कुल, इसमें गैमेट्स फॉर्म कर गए. अब अगला स्टेज क्या होगा? अगला स्टेज होगा ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट. ट्रांसफर का प्रोसेस लाना हो. पर प्लांट्स आप जानते हैं, प्लांट्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह. जैसे कि एनिमल्स में आप देखते हैं, प्लांट्स में ये प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इसे एक फिजिकल फॉर्म, फिजिकल मेथड अप्लाई करना पड़ता है, एंड दैट इज पॉलिनेशन. नेक्स्ट स्टेज इन द प्री fertilization phase is pollination, where the pollens are transferred to the स्टिग्मा. पॉलेंस को स्टिग्मा पे ट्रांसफर किया जाता है. तो होगा क्या?
the anther matures and dehisces. यानी अगर ये एंथर का बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, तो इसका जो वॉल है, जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये हैं लाइंस ऑफ dehiscence. dehiscence मतलब रप्चरिंग. तो नतीजा क्या होगा? इन एरियाज में क्रैक्स दिखाई देंगे, इन एरियाज में क्रैक्स दिखाई देंगे, और यहां से पॉलन ग्रेन्स इस एरिया से पॉलन ग्रेन्स फ्री हो जाएंगे. ये लगा हुआ है फिलामेंट के साथ. ये है फ्री पॉलन ग्रेन्स. ठीक है. और ये बाय द एजेंट्स ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल टू द स्टिग्मा. This is what pollination means. अब देखिए इंफॉर्मेशन नेक्स्ट इन द पॉलिनेशन. हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन इज क्लासिफाइड. क्लासिफिकेशन का फिर जरूरत पड़ा क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएशन है. सभी एक ही प्रकार पॉलिनेशन नहीं करते. तो जहां वेरिएशन है आपको क्या करना होगा? कोई एक स्टैंडर्ड मानना होगा, कोई एक रेफरेंस, और उस रेफरेंस के आधार पे क्या करेंगे? इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे, है ना. तो पॉलिनेशन इज क्लासिफाइड ए ऑन द बेसिस ऑफ मोड यानी मेथड, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स. तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में ले चुके हैं. देखे होंगे पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स किए थे, पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड, वहां पे भी सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन लिखे थे. यहां थोड़ा और फर्दर डिटेल. अब है ऑन द बेसिस ऑफ मोड. ये होते हैं 3 टाइप के. ऑटोगैमी, हेटेरोगैमी, ज़ेनोगैमी. ऑटोगैमी क्या हो गया? When self pollens are transferred to its own stigma, यानी occurs within the same flower. ये घटना हो रही है सेम फ्लावर में. उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, ये प्रोसेस कहलाता है ऑटोगैमी. ठीक है. अभी लिखिएगा नहीं, पहले देख लीजिए. हेटेरोगैमी ये कहता है क्या? व्हेन pollens of one flower
reach the stigma of other flower of the same or different plant. इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ जेनोगैमी नहीं लिखेंगे, हेट्रोगैमी हो गया जब फ्लावर बदल जाए, when pollens of one flower reach the stigma of other flower. अब ये डिपेंड करेगा, हो सकता है कि सेम प्लांट का फ्लावर हो सकता है डिफरेंट प्लांट का फ्लावर हो, ठीक है, यह कंडीशन दे दिया. अब यहां if it is the same plant, then it is J-tonogamy. If it is the different plant, then it is xenogamy. यहां तक नोट कीजिए, ये बात समझ में आई. एक कंडीशन है ऑटोगैमी जिसमें सेल्फ सब कुछ अपना ही, एक ही फ्लावर के अंदर ये सारा एक्टिविटी हो रहा है, लेकिन हेट्रोगैमी मतलब है कि वो फ्लावर नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा फ्लावर होगा. अब फिर कंडीशन आ गया, दूसरा फ्लावर हो सकता है सेम प्लांट पे हो, एक डाली का, एक प्लांट का, उस प्लांट का एक डाली का फ्लावर का पॉलन उसी प्लांट के दूसरे डाली के फ्लावर पर पहुंच गया, तो मिला जुला के ये कैसा इफेक्ट देख रहा है, ऑटोगैमी जैसा ही ना, क्योंकि पूरे प्लांट का जेनेटिक मेकअप तो कांस्टेंट है, तो भले ये दिख रहा है ना क्रॉस पॉलिनेशन जैसा, पर इफेक्ट दिखा रहा है सेल्फ पॉलिनेशन जैसा, ठीक है. इसीलिए हेट्रोगैमी को दो पार्ट में डिवाइड किया. एक हो गया जब सेम प्लांट हो जाएगा तो वो कहलाएगा जीटोनोगैमी, इसके लिए टर्म है जीटोनोगैमी, और अगर अब प्लांट अलग हुआ तब ये हो जाएगा जेनोगैमी. यहां तक लिखिए. अब यहां से आगे बढ़े. देखिए ये there are some plants like viola, oxalis, कॉमेलिना, ये तीनों आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है. इनमें होता क्या है, दे हैव two kinds of flowers. Some don't open, और फ्लावर ओपन नहीं होना मतलब ब्लूमिंग नहीं होता है उसका, दैट इज दे डोंट ब्लूम बिफोर पॉलिनेशन. इसका मतलब समझ रहे हैं, बिना फूल खिले हुए उसके अंदर पॉलिनेशन हो गया,
कैसा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि बाहर से पॉलन ग्रेन आने का कोई स्कोप ही नहीं है। अपना ही अंतर डेहिस होके अपने ही स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन शेड करेगा। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ forced autogamy। ठीक है, दिस काइंड ऑफ फ्लावर्स, सभी में नहीं, आर कॉल्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। कॉमेलिना, वियोला और ऑक्सैलिस में और भी कई एग्जांपल्स होंगे। इनमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो फोर्स्ड ऑटोगैमी कराते हैं। इससे फायदा, दे इंश्योर कि दे हैव सीड फॉर्मेशन, उनमें सीड का फॉर्मेशन होगा, ये इंश्योर करता है। क्योंकि पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? ओवरी विल टर्न इनटू फ्रूट, ठीक है, एंड ओव्यूल विल टर्न इनटू सीड। इसमें सीड फॉर्मेशन इंश्योर करता है ये। इससे बेनिफिट ये होगा कि एटलीस्ट इतना तो रहेगा कि इसका आगे का पॉपुलेशन अर्थ पे बना रहेगा। सो टू मेक इट श्योर दैट दे कंटिन्यू ऑन दिस अर्थ, दे टेक अप दिस काइंड ऑफ मेथड। ठीक है, और देखिए बी, some or rest of the flowers of them यानी यही वियोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना के बारे में करें। some of the flowers of them are blooming like other normal flowers। They offer equal chances for pollination by the pollens of same flower or different flower of same plant or different flower of another plant। तो ये नॉर्मल फ्लावर की तरह रहते हैं। ये ऑटोगैमी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, जेटोनोगैमी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, या जेनोगैमी जिसमें कि फ्लावर प्लांट का बदल जाए। ठीक है, दिस काइंड ऑफ flowers are called in them chasmogamous flowers। ऐसे फ्लावर्स को इन प्लांट्स में चैस्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं, और जो खुलते ही नहीं है, ओपन ही नहीं होते, उन्हें क्लिस्टोगैमस कहते हैं। ठीक है,
तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं, जो पॉसिबल हो वो हो जाए, ठीक है। इस तरीके से ये अपने सारे ऑप्शंस यूज करते हैं, और यही वजह है कि इनकी पॉपुलेशन कम होने के बाद भी इनका जो क्या कहते हैं हैबिटेट है वो रिस्ट्रिक्टेड होने के बाद भी ये अब तक कंटिन्यू कर रहे हैं। दे आर स्टिल having their population in spite of these difficulties, that they can take up autogamy, heterogamy and xenogamy both. इधर मिटा सकते हैं, इधर हो गया। अब देखिए इधर कुछ बिटाए, इसका एक हिस्सा रह गया, वो है जेनोगैमी। जेनो मतलब ही होता है डिफरेंट। जेनोगैमी, द pollens of the flowers of different plant when pollinate the stigma, it is xenogamy। ये तो डेफिनेशन पार्ट था, ठीक है। अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट्स ऑफ पॉलिनेशन देखिए तो बारी बारी से ऑटोगैमी को देखिए तो ऑटोगैमी का इंपैक्ट क्या आएगा? जेनेटिक मेकअप सेम हो गया, इजंट इट सिमिलर टू दैट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यानी इफेक्ट तो वही आएगा ना, जेनेटिक मेकअप सिमिलर। हियर द चांसेस of variation are extremely little। और अगर वेरिएशन के चांसेस नहीं होंगे, वेरिएशन कहां से हम लोग चल रहे हैं पता चल रहा है ना? वेरिएशन कहां पे होता है, किस स्टेज में? सेल डिवीजन के स्टेज में। चलिए इतना बता दिए, गैमेटोजेनेसिस के दौरान वेरिएशन आता है। गैमेटोजेनेसिस अब आगे आप ही लोग परत दर परत खुलेगा, आप ही लोग बताइएगा। गैमेटोजेनेसिस के दौरान कौन सा डिवीजन होता है? प्राइमरी डिवीजन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। अब लोग ऑल ऑर्गेनिज्म नहीं कर रहे। गैमेटोजेनेसिस के दौरान कौन सा डिवीजन होता है? सेल डिवीजन, मियोसिस होता है। अब आपको आगे बढ़ना होगा, बताना होगा मियोसिस के किस स्टेज में ये चीज दिखाई पड़ेगा वेरिएशन, और बेटर कहें और घुमाकर और अच्छे से पूछे साफ सुथरे तरीके से, तो रिकॉम्बिनेशन किस स्टेज में दिखाई पड़ेगा? मियोसिस 1 की मियोसिस 2, स्टेज बाय स्टेज चलिए। मियोसिस 1 में दिखेगा कि 2 में? वन में दिखेगा, मियोसिस 1 में दिखेगा। मियोसिस 1 में कितने स्टेजेस हैं? 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इन चारों में से किसको आप चुनेंगे रिकॉम्बिनेशन दिखाने के लिए? प्रोफेज।
प्रोफेज में कहा? मतलब क्लास में तो ध्यान नहीं दिए, वीडियो लेक्चर भी ठीक से नहीं देते, एक बार रिपीट तो करना चाहिए। आप लोग ऐसे थोड़े हार्ड डिस्क हैं कि एक बार इंफॉर्मेशन गया तो सदा के लिए रह गया। जब रिट्रीव करे बता दीजिएगा। वोलाटाइल मेमोरी है सिस्टम में भी, कंप्यूटर में भी क्या होता है, पहले आता है वोलाटाइल में, और उसके बाद जब आपसे पूछता है सेव करें कि नहीं करें, जब आप कहते हैं हाँ सेव करें, तब जाके जाता है हार्ड डिस्क में, तब वो हमेशा के लिए होता है। तो वो भी एक कमांड मांगता है परमानेंट सेविंग के लिए। आप तो खैर इंसान हैं। प्रोफेज 1 में कितने स्टेजेस थे? कौन कौन सा? लेगो पेगो क्या क्या बोल रहा है सब। लेप्टोटीन बोले थे ना, इसका निमोनिक याद रखिएगा, LZPDD। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। किस में होगा? लेप्टोटीन में होगा नहीं, क्या कि इसमें दिखना आरंभ होता है। जाइगोटीन में क्या होता है? साइनैप्स बनता है, इसलिए इसमें भी नहीं होगा। पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर का नतीजा क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन, रेको इन शॉर्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेल डिवीजन आप लोग को 12th के साथ बताएं। बोले थे जैसे ही रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हर स्टेज में इसका जरूरत पड़ेगा। दिस इज द रीजन। रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर कहां हो रहा है? पैकेटीन स्टेज में। एंड दिस इज द रीजन व्हाई पैकेटीन स्टेज में आपको वेरिएशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि नए कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड मटेरियल है, टर्मिनल पोजीशन पे एग्जांपल लेकर चले थे, देखे होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में अपना पार्ट्स एक्सचेंज होता है। तो उसका इसमें आ गया तो इसका भी तो उसमें जाएगा, ऐसा थोड़ा ले लेगा और देगा ही नहीं उसको, तो उसका तो शॉर्टनिंग हो जाएगा क्रोमोसोम लेंथ। इसलिए बराबर रखना है। तो जितना हिस्सा टूट के इसमें आता है उतना हिस्सा टूट के उस दूसरे में चला जाता है। लेकिन उसका कुछ जीन, अब बताए थे, क्रोमोसोम का जो फंक्शनल पोर्शन होता है वो जीन कहलाता है, या डीएनए का आप ऐसे कह लीजिए, जो फंक्शनल पोर्शन है वो जीन। तो जीन एक्सचेंज हो जाता है। इस जीन का कॉम्बिनेशन पहले उसमें था, अब उसका कुछ हिस्से आ गया तो इसका हिस्सा उसमें चला गया। तब ये बातें क्यों आ रही है? इसलिए क्योंकि हम बता रहे थे, कहां गया, ऑटोगैमी, हियर इज चांस ऑफ वेरिएशन आर एक्सट्रीमली लिटिल। रीजन क्या है? कि सेम पेरेंट होने के कारण उसमें तो ऑलरेडी वो कॉम्बिनेशंस हैं। अब अगर बाय वर्च्यू ऑफ मियोसिस एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल होता भी है तो क्या फर्क पड़ेगा? सेम टू सेम ही रहेगा, उसमें कोई नयापन तो आएगा नहीं। दूसरा पेरेंट का क्रोमोसोम आता तब ना कुछ हिस्सा इसमें, इसका कुछ हिस्सा उसमें जाता। तो सेम क्रोमोसोम मटेरियल है, उसमें एक्सचेंज आके क्या कर लेगा? हार्डली एनी चेंज। That is why what happens, the chances of variation are extremely little because the क्रॉसिंग ओवर, या इसी को कह रहे हैं रिकॉम्बिनेशन, टेक्स प्लेस विदिन सेम पेरेंटल, या आप सिंगल भी कह लीजिए, सिंगल पेरेंटल क्रोमोसोम। ठीक है? अब है क्या, आप इसको किस नजरिए से देखेंगे, एडवांटेज या डिसएडवांटेज? इंपॉर्टेंट तो यह है, इतना सारा चर्चा डिस्कशन, पिछला चीज याद करना, इसके पीछे एक ही लॉजिक है। हम लोग समझना चाह रहे हैं कि इसका एडवांटेज मिलेगा कि इसका डिसएडवांटेज मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे हम लोग, क्या लगता है? फिर से आप लोग को याद दिलाएं कि जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखना शुरू किए थे तो
ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में बकायदा पूरा चार्ट टेबल बनाकर देखे थे, याद है? और उसे बोले थे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आउटकम क्या आता है? क्लोन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आउटकम क्या आता है? वेरिएशन। इस वेरिएशन से बेनिफिट मिलता है क्या? बेनिफिट ये मिलता है कि इट बिकम्स मोर एडेप्टेड, बेटर एडेप्टेड टू फेस द नेचुरल चैलेंजेस। यानी जब कोई नेचुरल डिजास्टर होगा, कोई कैलेमिटी होगा, उस समय ये ऑर्गेनिजम्स, ये सेल्स अपने आप को बेटर पोजीशन पे पाएंगे उस बदले हुए कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। तो ये महत्व है वेरिएशन का, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का न्यू है ना, फाउंडेशन है। और ये फाउंडेशन यहां हिल जाता है, वेरिएशन के स्कोप्स मिनिमाइज हो जाते हैं। अब बताइए एडवांटेजेस है कि डिसएडवांटेजेस है? डिसएडवांटेजेस है। सो इट इज ए डिसएडवांटेज। ठीक है? अब सवाल ये उठता है, अगर ये डिसएडवांटेज है, then why the organisms, especially these flowering plants, are taking up this? Why they are doing this autogamy? फिर क्यों करना चाह रहा है? वो इतना डेवलपमेंट के बाद वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर पूरी तरीके से समर्पित हो गया, तो फिर उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तरीका निकाल के फिर से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड क्यों लेकर आ रहा है? अल्टीमेटली रिजल्ट तो वैसे ही जा रहा है ना। व्हाई इट इज गोइंग बैक? कुछ ना कुछ तो इसको पॉजिटिविटी मिल रहा होगा, तभी इतना बड़ा डिसएडवांटेज लेने के लिए तैयार हुआ। या आप ऐसे कहें कि ऑटोगैमी से जो इसको एडवांटेज मिलेगा वो इसके डिसएडवांटेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा होगा, तभी ये इतना मतलब प्रॉब्लमेटिक होने के बावजूद, ये डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद ये ऑटोगैमी की ओर जा रहा है। और आपको फाइंड आउट करना है कि वो एडवांटेज क्या हो सकता है जिसके लिए वो ऑटोगैमी तक एक्सेप्ट करने को तैयार है। या इनफैक्ट आप दूसरे नजरिए से देखिए, कोई भी फ्लावर, याद है ना हम लोग जब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे, किसी भी फ्लावर को कंप्लीट तब कहते हैं, कब कहते हैं? जब वो बाइसेक्सुअल होता है तब उसे कंप्लीट कहते हैं। रीजन उसी में छिपा है कि ये डिसएडवांटेज क्यों लेना चाह रहा हूं, क्योंकि वो बेसिक रीजन नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं एजेंट डिपेंडेंसी नहीं रहा तो देखिए, मान लेते हैं इस जगह पे एंथर है, ठीक है, और आप देखें कि कई तरह के ओवरीज होते हैं, है ना, ईपीगाइनस, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस। ईपीगाइनस में क्या होता है? सुपीरियर की इंफीरियर, इंफीरियर ओवरी, और हाइपोगाइनस में हो जाता है सुपीरियर ओवरी। तो मान लीजिए ये कैसा ओवरी दिखा रहा है? इंफीरियर हो रहा है। एक्चुअली इंफीरियर नहीं, हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो ऐसे सुपीरियर ओवरी, ठीक है, ये कंप्लीट है। यहां बताइए तो अगर एजेंट नहीं होगा तो ये कहां गिरेगा? और स्टिग्मा यहां बैठा हुआ है। एजेंट चाहिए ना यहां तक आने के लिए, बिना एजेंट के कैसे होगा? इसके पास तो मोटिलिटी है ही नहीं।
तो उस पॉइंट में मत जाइए, आप ये सोचिए कि ऑटोकेमी करने का आउटकम क्या आएगा, तब आप सही जगह पे पहुंचेंगे। अभी थोड़ी देर पहले इसको बताए भी हैं, आप लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ये बताए हैं ऑटोकेमी करने से कम किसमें बताए हैं अभी, क्लिस्टोगैमस में। ब्लूमिंग अगर नहीं करता है, फोर्सफुल ऑटोकेमी करता है, ऑटोकेमी करता है इज इंपॉर्टेंट, फोर्सफुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो अलग बात है। ऑटोकेमी करने से इसे बेनिफिट क्या मिल रहा है कि इट इंश्योर्स फॉर्मेशन ऑफ सीड विच इज द फ्यूचर प्लांट। वेरिएशन लाना तो बात की बात है, एग्जिस्ट करेंगे तब तो वेरिएशन लेकर खुश रहेंगे। तो व्हेन इट बिकम्स ए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, then the organism prefers autogamy rather than J-tono or xenogamy। क्यों? क्योंकि ऑटोगैमी होने से कम एश्योरेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि पॉलिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, बहुत ज्यादा चांस है कि पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब फॉर्म होगा और पॉलन ट्यूब फर्टिलाइजेशन कर देगा, जिसके बाद ओव्यूल सीड में और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगा, फिर मैच्योरेशन के बाद सीड डिस्पर्सल होगा और नया प्लांट बनेगा। ठीक है, इसीलिए जब इसका क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल हो जाएगा देन इट विल प्रेफर ऑटोगैमी। तो यहां पे क्या आ रहा है, हियर द चांसेस ऑफ वेरिएशन आर एक्सट्रीमली लिटिल बिकॉज द क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस विद इन द पेरेंटल और सेम क्रोमोसोम, सो इट इज डिसएडवांटेज, है ना, डिसएडवांटेजस करना चाहिए, GOUS। दिस इज ए डिसएडवांटेजस इवेंट। अब आगे जोड़ेंगे, बट इट कैन एश्योर टू ए हायर डिग्री बहुत अधिक चांसेस लेकर आता है, टू ए हायर डिग्री फॉर सीड फॉर्मेशन एंड सो continuation of the species on earth, hence it helps it to survive, इसलिए ये इसको जीवित रहने में मदद करता है। दिस इज इट्स एडवांटेज। ये है ऑटोगैमी का एडवांटेज। डिसएडवांटेज देख रहे हैं, भले ये कर ले पर इसमें वेरिएशन नहीं आ पाएगा, लेकिन ये करने से कम इसका एश्योरेंस हो जाता है कि ये सरवाइव करेगा। ठीक है, उसके बाद अगली बात देखिए इसमें, xenogamy। It is the only method of pollination that can bring about confirmed variation and seed formation of the plant। ये एकमात्र मेथड है जो कि वेरिएशन भी ला सकता है और सीड फॉर्मेशन कर सकता है उस प्लांट पे। क्यों? बिकॉज
The parental chromosomes are of different origin and so CO यानी क्रॉसिंग ओवर results into successful variation inclusion. सक्सेसफुल वेरिएशन लाने में ये कामयाब होता है क्योंकि इसमें पेरेंटल क्रोमोसोम अलग ओरिजिन के हैं, एक प्लांट का है तो दूसरा दूसरे प्लांट का है, ऑफ सेम स्पीसीज, ऑफ कोर्स नॉट डिफरेंट स्पीसीज, सेम स्पीसीज. ये बात ध्यान में रखना है. हम लोग जब कहते हैं जेनोगामी, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे स्पीसीज का फ्लावर का पॉलन ग्रेन आके दूसरे किसी स्पीसीज के पॉलन स्टिग्मा को, है ना, पॉलिनेट कर रहा है. वो हो सकता है लेकिन उसको फर्दर आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, वो फेवर नहीं किया जाता है, वो डिजेनरेट कर जाता है पॉलन. ऐसा हो ही सकता है. जैसे गुलाब पर, है ना, चाइना रोज का आ ही सकता है, चाइना रोज पे पपीता का आ ही सकता है, पपीता पर मैंगो का जा ही सकता है. दैट कैन हैपन. सभी उड़ रहे हैं, कोई किस पे भी चला जाएगा, लेकिन अलाउ नहीं किया जाएगा, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. वो भी हम लोग देखेंगे कैसे वो रुकता है. तो जेनोगैमी का इफेक्ट आया ये, और ऑटोगैमी का इफेक्ट ये आया. जाइटोनोगैमी के बारे में आप क्या कहेंगे? व्हाट अबाउट जेटोनोगैमी? तो जेटोनोगैमी ना पूरी तरीके से ऑटोगैमी है क्योंकि सेम फ्लावर का तो आ नहीं रहा, ना ये पूरी तरीके से जेनोगैमी है क्योंकि डिफरेंट अलग प्लांट का तो आ नहीं रहा. तो ये बीच बीच का है ना. लेकिन फिर भी ये क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कैसा दे रहा है? ऑटोगैमी जैसा. प्लांट को लग रहा है कि हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, पर इफेक्ट सेल्फ पॉलिनेशन वाला है. ठीक है. नंबर 3, जोटोनोगैमी. This is a type of cross pollination, but effect is of autogamy. This is enough effects of pollination. ठीक है, यहां तक नीचे. एक क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, इसके बारे में आप लोग सोचेंगे और खुद से इसका आंसर तैयार करके आएंगे. क्वेश्चन है, which kind of pollination is favored in plants and why? किस प्रकार का पॉलिनेशन प्लांट्स फेवर करते हैं और क्यों?